आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करने हैं लास्ट थ्री ऑर्डर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। स्टार्ट करते हैं यानी ऑर्डर 48 टू 50 हम लोगों ने कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 48 जिसका टाइटल है मिसक्लेनियस। इसके टोटल 3 रूल्स हैं। इसका रूल 1 क्या कहता है? प्रोसेस टू बी सर्व एट द एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी इशू। मतलब जो भी प्रोसेस इशू होंगे जैसे कि नोटिस समन वगैरह, वो तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो जो पार्टी उनको इशू करवाना चाहती है ना उसके एक्सपेंसेस पर होंगे। ये इसका टाइटल से क्लियर हो रहा है। खैर अलबत्ता इसका सब रूल 1 क्या कहता है? सब रूल 1 स्टेट दैट every process issued under this code shall be served at the expenses of the party on whose behalf it is issued unless the code otherwise directs। So दो चीज़ें हैं सब रूल 1 में। जनरल एक्सेप्शन। जनरल रूल कहता है कि जो भी प्रोसेसेस कोर्ट के तहत इशू होंगे वो सर्व्ड होंगे उस पार्टी के एक्सपेंसेस पर जो कि जिसके बिहाफ पे इशू किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक पार्टी किसी को सम विटनेस के तौर पर कॉल करना चाहती है, वो उसके लिए समन जारी करवाना चाहती है, तो वो उसके एक्सपेंसेस पर होगा। और ये हम ऑर्डर 16 के रूल 2 के अंदर भी पढ़कर आए हैं कि जब आपने किसी गवाह को तौर पर बुलाना है तो आपको पहले उसके लिए एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी रिपीट हो गई है कि अगर कोई भी जिस पार्टी के बिहाफ पे ये प्रोसेसेस जारी किए जा रहे हैं और वो जिसको वो प्रोसेस जारी करवाना चाहती है, वो उस पर्सन को प्रोसेस तो जारी होंगे, कोर्ट उसको जारी करेगी, लेकिन उसी पार्टी के एक्सपेंस पर करेगी जो कि इसे जारी करवाना चाहती है। एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट इससे ऑपोज़िट कोई डायरेक्शन दे दे, मतलब कोर्ट कहता है कि नहीं ये नहीं कोई दूसरा पे करेगा ये खर्चे, तो तब फिर उस टाइम वो चीज़ फ़ॉलो की जाएगी। सब रूल 2 कॉस्ट ऑफ सर्विस। द कोर्ट फी चार्जेबल फॉर सच सर्विस शैल बी पेड विदिन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बिफोर द प्रोसेस इज इश्यू। मतलब उस इश्यू को प्रोसेस होने से पहले जो टाइम पीरियड है, उसके जारी होने से पहले उसी टाइम पी मतलब उसके इश्यू होने से पहले जो टाइम लिमिट है ना कि इतने में ये जारी हो जाएगा, तो उस टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों ने जो भी सर्विसेज़ के लिए कोर्ट फ़ी है लगती वो आपने पे करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पर्सन को ऐसा विटनेस कॉल करना है तो उसे आपने समन जारी करना है और उसके लिए टाइम पीरियड है कि आप 30 दिन के अंदर-अंदर इसके लिए कोर्ट फ़ी जमा करवा दें। तो 30 दिन के बाद जो है वो कोर्ट ने समन जारी कर देना है। तो अब आपके ऊपर यही है कि आपने 30 दिन के अंदर इसके लिए जितनी भी इसके लिए कोर्ट फ़ी लगती है ना, इस समन जारी करने पे जितने भी चार्जेज़ हैं वो आप लोगों ने पे कर देने हैं। नेक्स्ट है रूल 2। Order and notices how served. All order notices and other documents required by this code to be given or served on any person shall be served in the manner provided for the service of summon। So वो कह रहे हैं कि अंडर दिस कोड जो भी ऑर्डर, जो भी नोटिसेस, जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि इन्हें किसी दूसरी पार्टी पर सर्व किया जाएगा, उन्हें दिए जाएंगे। इनकी सर्विंग बिल्कुल इसी तरह होगी जो कि सर्विस ऑफ समन का तरीका बताया गया है ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी में। Rule 3 Use of form in Appendix 6। The form given in the appendices with such variation circumstances of each case may require shall be used for the purpose therein mentioned। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कौन सा पर्पस है। यहाँ पर यही है समन ऑर्डर नोटिस जारी करने वगैरह। इस पर्पस के लिए जो अपेंडिक्स के अंदर फॉर्मेट बताया हुआ है ना इन्हीं समन ऑर्डर नोटिस को जारी करने के लिए, वही फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाएगा। विद वेरिएशन हो सकता है अगर सर्कमस्टांसेस और केस रिक्वायर करें तो आई होप आपको ऑर्डर 48 तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर 49 पे जिसका टाइटल है हाई कोर्ट। इसके टोटल 3 रूल्स ही हैं इसके भी, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 49 हाई कोर्ट्स। रूल नंबर 1। हु मे सर्व प्रोसेसेस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट के जो प्रोसेसेस हैं यानी समन नोटिस ऑर्डर वगैरह, वो कौन पर्सनैलिटी, वो कौन पर्सन सर्व करेगा, वो कौन देगा लोगों को वगैरह। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट or summon to witnesses and every other judicial process issue in the exercise of the original civil jurisdiction of the High Court and of its matrimonial, testamentary and in state jurisdiction। सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब हाई कोर्ट अपनी नंबर 1 ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो एंड नंबर 2 जब वो अपनी मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो, मतलब कोई शादी से रिलेटेड कोई केस की सुनवाई हो रही हो, मैट्रिमोनियल का मतलब इज़्दवाजी होता है। एंड नंबर 3 जब वो कोई टेस्टामेंट्री जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा हो, मतलब कोई विल से मैटर कोई केस देख रहा है। नंबर 4 जब वो अपनी इन स्टेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा हो यानी कि वसीयत से मतलब कोई केस देख रहा है, क्योंकि इन स्टेट का मतलब होता है जब कोई पर्सन बगैर विल बनाए ही वो डिमाइस हो जाए यानी उसकी डेथ हो जाए। सो कह रही 4 जुरिस्डिक्शन जब हाई कोर्ट अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और इन 4 जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के दौरान जब कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस देना है नंबर 1 एंड नंबर 2 जब किसी विटनेस को समन जारी करना है तो, और नंबर 3 कोई भी जुडिशियल प्रोसेस इन चारों जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो इशू किया जाएगा वो इशू किया जाएगा। यहाँ पर अब आप इस लाइन को स्किप कर दें
क्योंकि ये जो है उसकी जो इसमें जनरल रूल डिस्कस किया जाने वाला है ना, उसकी एक्सेप्शन है। सो वो कह रहे हैं कि इन 4 जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस देना है, या किसी विटनेस को कॉल करना है, उसे समन जारी करना है, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस इशू करना है, वो किया जाएगा मे बी सर्व बाय द अटर्नी इन द सूट और बाय अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय देम और बाय सच अदर पर्सन एज द हाई कोर्ट बाय एनी रूल और ऑर्डर डायरेक्ट। सो ये सर्व करवाया जाएगा इन 3 पर्सनैलिटी के थ्रू, इनमें से किसी एक के थ्रू, क्योंकि इधर मे का वर्ड लिखा हुआ है, यानी आपके पास ऑप्शन है। ये सर्व करवाया जाएगा या तो जो वकील होगा केस के अंदर, आपका अटर्नी होगा, उसके थ्रू, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि इसके वकील की तरफ से एम्प्लॉयड होगा, उसके थ्रू, या कोई ऐसा पर्सन जिसे हाई कोर्ट किसी रूल या ऑर्डर के थ्रू डायरेक्शन देगी कि इसने सर्व करवाना है। सो इन तीनों के थ्रू करवाया जा सकता है बाय अटर्नी इन द सूट, कोई ऐसा पर्सन जो कि इसने एम्प्लॉयड किया हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि हाई कोर्ट ने बाय रूल या ऑर्डर उसको डायरेक्शन दी हो कि आपने ये नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, समन टू विटनेस, या कोई दूसरा जुडिशियल प्रोसेस जो है वो सर्व करवाना है। लेकिन लेकिन यही चीज़ जो है, ये तो था जनरल रूल। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सर्विसेज जो है ना, किस मैटर के अंदर इनके थ्रू, यानी इन वकीलों के थ्रू, या जो पर्सन एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है बंदा, उसके थ्रू नहीं सर्व करवाई जाएगी। वो होगी एक्सेप्ट समन टू डिफेंडर। ये आ जाती है अब एक्सेप्शन। ये आ जाती है एक्सेप्शन के अगर तो समन भेजना है डिफेंडेंट को, या कोई रिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, या कोई नोटिसेस जो हैं वो रिस्पोंडेंट को आप लोगों ने सर्व करने हैं। ट्रायल स्टेज पे डिफेंडेंट को जाएगा समन। एपेलेट स्टेज पे वही डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट बन जाएगा, तो कह रहे रिस्पोंडेंट को नोटिस जाएगा, या कोई एग्जीक्यूशन की रिट देनी है। तो उन इन चीज़ों को छोड़, इन चीज़ों की सर्विंग जो है ये वकीलों के थ्रू, उनसे वो जो एम्प्लॉयड बंदे हैं उनके थ्रू, या कोई हाई कोर्ट बंदा देता है तो उनके थ्रू नहीं होती, यानी हाई कोर्ट कोई पर्सन अपॉइंट करता है उनके थ्रू नहीं होती। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं 3 रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी में से किसी एक के थ्रू होंगी। ये जो है वो जनरल रूल की एक्सेप्शन है, बाकी जनरल रूल है। आई होप आपको रूल 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल 2 पे। सो रूल 2 कहता है कि सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हाई कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट पर अप्लाई नहीं होती। So there is nothing in this schedule shall be deemed to limit or otherwise affect any rule in force at the commencement of this court for the taking of the evidence or the recording of a judgment and order by a high court. So वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट जिस टाइम इन्फोर्सेबल हुआ ना, आया कमेंस हुआ, उस टाइम कोई रूल एग्जिस्ट करता था। रूल एग्जिस्ट कर सकता था इज अबाउट द टेकिंग ऑफ अ एविडेंस, रूल एग्जिस्ट करता था एविडेंस लेने के हवाले से, या फिर कोई जजमेंट या ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है उसकी रिकॉर्डिंग के हवाले से। मतलब ये कोर्ट जिस टाइम आया, उस कोर्ट के कमेंसमेंट के टाइम कोई रूल एग्जिस्ट करता था हाई कोर्ट के एविडेंस लेने के हवाले से, नंबर 1, नंबर 2, या हाई कोर्ट कोई जजमेंट ऑर्डर पास करता है उसकी रिकॉर्डिंग के हवाले से। तो इस शेड्यूल के अंदर, इस शेड्यूल में क्या चीज़ है, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर टोटल 50 ऑर्डर डिस्कस किए गए हैं, तो उस 50 ऑर्डर्स के अंदर क्या है, उनके अंदर भी रूल ही है। तो कह रहे हैं उन 50 शेड्यूल्स के अंदर जो ये रूल्स डिस्कस किए गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा रूल जो है वो इस रूल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ना उसे लिमिटाइज करेगा, ना किसी तरह उस पर इम्पैक्ट करेगा। किस रूल पर इम्पैक्ट नहीं करेगा? उस रूल पर जो कि इस कोर्ट के कमेंसमेंट के टाइम था, एग्जिस्ट करता था, और वो रूल था अबाउट ऑफ द टेकिंग ऑफ द एविडेंस बाय द हाई कोर्ट, या फिर जो भी हाई कोर्ट जजमेंट ऑर्डर पास करती है उसकी रिकॉर्डिंग के हवाले से। मतलब इस शेड्यूल के जितने भी रूल्स हैं वो इस रूल के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डालेंगे जो रूल यहाँ पर डिस्कस हुआ है। अब आ जाते हैं सब रूल 3 पर, सॉरी रूल 3 पर, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। द फॉलोइंग रूल शैल नॉट अप्लाई टू एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ। अब मतलब ये कि हाई कोर्ट जब अपनी ऑर्डनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शंस का एक्सरसाइज कर रहा हो तो कौन से रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होंगे। नंबर 1 ये है कि रूल 10 नहीं उस पर अप्लाई होता ऑर्डर 7 का, और ऑर्डर 7 का ही रूल 11 का क्लाउज बी और सी अप्लाई नहीं होता। मतलब हाई कोर्ट जब अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करा तो ये फॉलोइंग रूल्स उसकी उस जुरिस्डिक्शन के ऊपर जब वो एक्सरसाइज करे तो तब अप्लाई नहीं होते। नंबर 2 क्या था कि ऑर्डर 10 का रूल 3 नहीं अप्लाई होता, ऑर्डर 16 का रूल 2 नहीं अप्लाई होता, ऑर्डर 18 का रूल 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 अप्लाई नहीं होता जो कि एविडेंस लेने से मुतल्लिक है। इसी तरह ऑर्डर 20 का रूल 1 to 8 नहीं अप्लाई होता, ऑर्डर 33 का रूल 7 नहीं अप्लाई होता जो कि वेंड्रम को से मुतल्लिक है। इसी तरह जब वो अपनी एपेलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है हाई कोर्ट तो उस टाइम ऑर्डर 41 का रूल 35 अप्लाई नहीं होता।
सो ये आपके पास था ऑर्डर 49, सिंपल सा था, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर 50 पे, जिसका टाइटल है प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड, यानी ये ऑर्डर जो है वो इस सब्जेक्ट से प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड से डील करता है। एक ही रूल है इसका। रूल 1 कहता है प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड वो द कह रहे हैं द प्रोविजन हियर आफ्टर स्पेसिफाइड, यानी इसी रूल के अंदर जब आपको प्रोविजन मेंशन आने वाली है ना, वो कह रहे हैं वो अप्लाई नहीं होती, शैल नॉट एक्सटेंड, वो अप्लाई नहीं होंगी किन कोड पर, जो कि कंस्टिट्यूट होते हैं अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड एक्ट 1887। मतलब ऐसे कोड जो कि इस रेलेवेंट कानून यानी प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड एक्ट 1887 के तहत स्टैब्लिश हुए हो, बेसिकली प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड ही होती हैं। और ऑन टू द कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट स्मॉल काउसेस अंडर द सेड एक्ट, और वही कोड जो कि ऐसा स्मॉल काउसेस कोड के तौर पर जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करें इसी रेलेवेंट कानून के तहत जिसका हमने जिक्र किया। सो सिंपल इज दैट, वही कहना चाह रहे हैं कि जो आगे अभी अभी हमने क्लास एयर बी के अंदर जो प्रोविजन मेंशन देखनी है ना, उन प्रोविजन का इतलाक नहीं होता ऐसी कोड पर जो कि प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड हो। बात एक ही है कि एससी कोड पर जो प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड है उसको उन्होंने थोड़ा-सा एलैबोरेट करके एक्सटेंड करके बताया हुआ है कि भई एससी कोड पर जो कि इस कानून के तहत प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई हो, और जो इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश होती है उसे बेशक प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड ही कहते हैं, या कोई ऐसी कोड जो कि ऐसा स्मॉल काउसेस कोड अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रही हो इसी एक्ट के तहत, ये प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस वो भी प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड ही होती है। तो सिंपल इज दैट, ये कि क्लॉज ए और बी के अंदर जो प्रोविजन बताई अभी डिस्कस होने वाली है ना, उन वो अप्लाई नहीं होती प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड पर। अब वो कौन सी वगैरह, सो मच ऑफ दिस शेड्यूल हैज टू रिलेट, यानी कि शेड्यूल से मुराद यानी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी जिसमें टोटल 50 ऑर्डर डिस्कस किए गए हैं। सो वो कह रहे हैं कि इस शेड्यूल यानी कि जो 50 ऑर्डर्स है इसके अंदर जो रूल्स, उन ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स डिस्कस किए गए हैं वो जो रूल्स रेलेवेंट है ना सूट से मुतल्लक, वो प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड के ऊपर अप्लाई नहीं होते। मतलब जितनी भी इस ऑर्डर के अंदर हमारी प्रोविजन थी, रूल्स थे हमारे सूट से मुतल्लक, वो प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड पर अप्लाई नहीं होते। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ स्मॉल काउसेस और द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इन सच सूट। लेकिन अगर कोई रूल्स प्रोविजंस जो है वो रेलिवेंट थी स्मॉल काउसेस कोर्ट की कॉग्निजेंस के हवाले से, या फिर इन सूट के अंदर डिक्री की एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो इन कोर्ट के ऊपर अप्लाई होंगी प्रोविजनल स्मॉल काउसेस कोर्ट पर। लेकिन जो सूट से मतलब थी वो प्रोविजन पर अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट इमोल प्रॉपर्टी और द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसी तरह उन शेड्यूल्स के अंदर जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो मेंशन है किसी इमूल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन से मुतल्लिका, या फिर जो है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में पार्टनर के इंटरेस्ट से मुतल्लिका, वो भी प्रोविजनल स्मॉल काउसेस कोड के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसी तरह जो इन शेड्यूल के अंदर रूल्स हैं हमारे सेटलमेंट ऑफ इशू से मुतल्लिक जो प्रोविजंस हैं, वो भी प्रोविजनल स्मॉल काउसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसी तरह ऑन द फॉलोइंग रूल्स एंड ऑर्डर, इसी तरह ये जो फॉलोइंग रूल्स एंड ऑर्डर हैं ये भी प्रोविजनल स्मॉल काउसेस कोड पर अप्लाई नहीं होते। जैसे कि ऑर्डर 2 का रूल 1 नहीं अप्लाई होता, ऑर्डर 10 का रूल 3 नहीं अप्लाई होता। ऑर्डर 2 का रूल 1 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ सूट से डील करता है। ऑर्डर 10 का रूल 3 जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज की रिकॉर्डिंग से डील करता है। ऑर्डर 15 नहीं अप्लाई होता स्मॉल काउसेस कोड पर। लेकिन इसकी एक्सेप्शन वो कह रहे हैं कि जो इसका रूल है ना ऑर्डर 15 का, रूल 4 जो कि है कि जजमेंट को एक ही उसी डे पर अनाउंस कर दिया जाएगा, उसको छोड़ के वो इन पर अप्लाई होगा प्रोविजनल स्मॉल काउसेस कोड पे। ऑर्डर 18 का रूल 5 टू 12 जो कि एविडेंस से मुतल्लिक है वो नहीं अप्लाई होता। ऑर्डर 41 टू 45 जो अपील से मुतल्लिक है वो प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड पर अप्लाई नहीं होता। इसी तरह ऑर्डर 47 का रूल 2, 3, 5, 6, 7 जो रिव्यू से मुतल्लिक है वो प्रोविंशियल स्मॉल काउसेस कोड पर अप्लाई नहीं होता। और ऑर्डर 51 जो कि ओमिटेड हो चुका है, इसलिए इसको तो आप कैंसल ही कर दें। इन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये ओमिट हो चुका है सीपीसी में। तो अब हमारे पास ये हो गया कंप्लीट हमारा ऑर्डर 50 भी।